गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशंस। जब तक आपको डेरिवेटिव के बारे में नहीं पता होगा तब तक ये चैप्टर भी आपको नहीं आना है इंटीग्रेशन का, ये बात भी डेफिनेटली श्योर है। इस चैप्टर के अंदर कई तरह की बातें आती हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी यूज़ होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के भी यूज़ होंगे, और ये तो मान लो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री तो है ही यहाँ पे। डेरिवेटिव का यूज़ है और इंटीग्रेशन के खुद के अपने फार्मूले हैं, उनके अकॉर्डिंग तो करना ही होता है क्वेश्चनों को सोल्व। तो स्टूडेंट्स, कहने को तो ये है कि चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा। यूँ तो चैप्टर सारे हार्ड होंगे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो, लेकिन आप पढ़ोगे तो सारे इजी बनते चले जाते हैं। फिर भी थोड़ा सा ये है कि आप जब तक इस चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, एक एक बात को नहीं समझेंगे, तब तक ये चैप्टर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ठीक है, तो एक तो स्टूडेंट्स, जो इंटीग्रेशन में हमारी वीडियो आएंगी वो आप कंप्लीट वीडियोस को देखना, 1 मिनट की भी आप मिस ना करें अगर आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन सीखना है, समझना है तो। और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन करना, फिर बताना कि आपसे क्वेश्चन सोल्व हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम आपको बताने जा रहे हैं आज सबसे पहले इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रेशन क्या है, किस तरह का सिंबल होता है, कैसे लगता है। हम अभी इसका बेसिक कराएंगे 2 या 3 वीडियोस में, तो उसके बाद इसके क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, देखना। इंटीग्रेशंस, एक होता है डेरिवेटिव, मैंने कहा ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी पार्ट का डेरिवेटिव करूं, जो उसका आंसर आएगा, अगर मैं उस आंसर का इंटीग्रेशन करूं तो वापस वही फंक्शन आएगा जिसका मैंने डेरिवेटिव किया था। क्लियर है? तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब बात यह है कि डेरिवेटिव चलते हैं एज ए मल्टीप्लाई, चलते हैं ना। कैसे करते हैं डेरिवेटिव में कि भाई हर टर्म को आगे लिख दो मल्टीप्लाई के अंदर। मैंने बताया था कि डेरिवेटिव में हर टर्म मल्टीप्लाई में चलती है, ये इंटू ये बच गया, उस टर्म का भी इंटू में एस चलता है। तो यहां पे चलता है एज ए डिवाइड। ये डिवाइड में यूज होता है। ठीक है, डेरिवेटिव तो एक तरह के ही होते हैं और एक तरह का उनका फार्मूला और उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर होते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के इंटीग्रेशन कौन कौन से होते हैं, एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको मैं। जैसे हमारे पास मैंने यहाँ पे लिखा कि इंटीग्रेशन एज ए डिवाइड चलते हैं, और डिवाइड जब 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं ना डिवाइड। एक तो जिनका पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जैसे 4 को 2 से करना है तो पूरा हो गया, 9 को 3 से करना है तो पूरा हो गया डिवाइड। और एक जिनका पूरा पूरा नहीं होता, जैसे 1 को 2 से करना है तो नहीं होगा, 5 को 2 से करना है तो 2 पे चला जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। पॉइंटों की बात नहीं है, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि कुछ टर्म्स होती हैं जिनका हम डिवाइड पूरा पूरा कर सकते हैं और कुछ का हम पूरा पूरा नहीं कर सकते हैं। 1/3 हो गया, जैसे 1/3 का मैं करूँगा तो क्या आएगा, 0.333333 चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा कभी। तो हम उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 1/3 है, मैं उसका आंसर लिखता हूँ 0.3333, तो हम उसको ऐसे कर लेते हैं 0.334, रोक दिया, खत्म कर दिया। मतलब मैंने अपनी तरफ से एक वैल्यू आगे ऐड कर दी, 3 में 1 तो 4 हो गया वहाँ पे, तो 0.334 लिख कर मैंने छोड़ दिया, वो भी हमारा आंसर होता है। सपोज कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास 2 तरह के डिवाइड होते हैं, एक कंप्लीट होते हैं और एक जो कंप्लीट नहीं होते हैं, वो ऐसे डिवाइड होते हैं। जो कंप्लीट हो गए तो ठीक है, और जो कंप्लीट नहीं हुए उसमें हम अपनी तरफ से कुछ कांस्टेंट ऐड कर देते हैं ना, वही बात यहाँ पे है, देखना आप। तो इंटीग्रेशन 2 तरह के होंगे, जैसे डिवाइड 2 तरह के होते हैं, ऐसे 2 तरह के होंगे। एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और सेकंड होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये वो जो कंप्लीट हो जाते हैं डिवाइड, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा इनमें, और ये वो जिनमें कुछ बचेगा तो मैं उसको +C से नोट कर देता हूँ। इसमें कुछ बचेगा लास्ट, मतलब पूरा इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा इसका, कुछ बचेगा, तो क्या बचेगा वो आप +C लगा के चलेंगे इनडेफिनेट के अंदर। ठीक है,
ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, पहले इसका 9th चैप्टर है और ये आपका 10th चैप्टर है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये 2 चैप्टर आपके लगातार इंटीग्रेशन के हैं, हम आपको 9th चैप्टर से पढ़ा रहे हैं। और हम अब क्या पढ़ा रहे हैं? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, एलिमेंट की बुक का 9th चैप्टर है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, हम कई बार सोचते हैं कि सब एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, एलिमेंट से क्यों पढ़े, हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी एलिमेंट बात एक ही है, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन होते हैं और एलिमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो अच्छी हमारी तैयारी होती है, थोड़ी सी क्वेश्चन करेंगे तो तैयारी हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती। इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि एलिमेंट की बुक प्रेफर करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो इंटीग्रेशन की आपको लगभग 1200 करीब क्वेश्चन मिलेगा। कहाँ 1200, और एनसीईआरटी में आपको मुश्किल से 100 मिलेंगे। कहाँ 100, कहाँ 1200। 1200 की तैयारी करूंगा मैं या 100 की तैयारी करूंगा तो बेनिफिट मुझे किससे? मुझे 1200 वाले से बेनिफिट है ना। तो इसलिए आप कहता हूँ एनसीईआरटी नहीं, आप मैथमेटिक्स में एलिमेंट की बुक प्रेफर करें बेटे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो अब एलिमेंट की बुक के अकॉर्डिंग हम 9th चैप्टर आपका शुरू करवा रहे हैं। चैप्टर है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसमें +c बचता है, पहले इतना याद रखें अभी आप। इसमें क्या होता है ये बाद में बताएंगे। ठीक है, तो बताया मैंने 9th चैप्टर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन +c। ठीक है, कराए आप, देखो आगे। अब बताता हूं आपको सिंबल क्या होता है, किस तरह की नोटेशन होती है। देखो, जैसे हम लिखते हैं डेरिवेटिव में y = x⁴। ठीक है, मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो आप क्या लिखते हो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं डेरिवेटिव में। तो इसका तो मतलब होता है d और इसका मतलब होता है dx, और यहाँ डिवाइड में लगता है dx। हो गया तक? इसके बाद ये इधर भी लगता है और इसके बाद ये इधर भी लगता है। यही है ना, ये इसकी नोटेशन होती है इस तरह से। आ जाओ इंटीग्रेशन में, यही क्वेश्चन है, मान लीजिए y = x⁴। तो बोलेंगे खाली इंटीग्रेशन ही, ये नहीं कि आप इंडेफिनेट बोलोगे बार बार, नहीं तो नेम हो गया शुरू में इंडेफिनेट, है दोनों इंटीग्रेशन ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे दोनों में चलता है। ठीक है, इंटीग्रेट सिंबल हो गया i, विद रिस्पेक्ट टू x सिंबल हो गया dx। वही है, तो दोनों में सेम है। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना हो या डेरिवेटिव करना हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और जिसका डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेट देखो ये आया, सिंबल हुआ i यहां से। ठीक है, तो यहां d/dx हुआ था, d इसका सिंबल था, यहां i इसका सिंबल है i, और यहां पे dx डिवाइड में आया था। तो मैंने कहा दोनों ऑपोजिट हैं, तो यहां कोई चीज डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर कोई चीज मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगी वो चीज। क्लियर है? देखो, तो i और साथ में क्या है यहाँ पे dx, तो ये लग गया मल्टीप्लाई में, हो गया। बीच में क्या आएगा? y, जैसे यहाँ पे इसके साथ y लग रहा है तो बीच में क्या जाएगा यहाँ पे y। मतलब ये हुआ ना, ये dx डिवाइड में ना होके साथ में आ गया, पीछे आ गया लास्ट में मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ तक सिंबल तैयार हुआ। इधर हुआ है तो इधर भी लगा हुआ i x⁴ इंटू में dx, दोनों तरफ इस तरह लग जाएगा। हो गया यहाँ तक। बट प्रॉब्लम ये है कि ये वाला सिंबल कुछ जचा नहीं, या हम कह सकते हैं कि i का जो नोटेशन है, i का वो नोटेशन तो इंटीजर्स का भी होता है। पहले इंटीजर्स को i से ही डिनोट करते थे, उसको तो बाद में z से बोला गया, तो i उसको भी नोट करते हैं और i से ही नोट हो गया इंटीग्रेशन, है ना। तो ये तो थोड़ा ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए इसका थोड़ा सिंबल चेंज किया गया। बस क्या चेंज किया गया कि यहां से इसको कट किया गया, यहां से इसको कट किया गया और यहां से इसको कट किया गया। देखो ऐसे हुआ कुछ, और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया गया। देखो बनाऊं अब, तो सिंबल ये हुआ, देखिए इंटीग्रेशन। तो बस थोड़ा ऐसा इंटीग्रेशन सिंबल बना, फिर भी तो इधर भी ऐसे सिंबल हो गया, ये लो। ठीक है, हो गया ना। इंटीग्रेशन y इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन x⁴ इंटू dx, इसकी वैल्यू हो गई। इस पूरे कंप्लीट पार्ट को i बोल दिया गया अब कैपिटल में, तो वैल्यू क्या बनी? i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x⁴ इंटू में dx, ये वैल्यू बन गया है। ये नोटेशन हो गया इसका
कि अब आपको शुरू में ऐसे y इक्वल नहीं मिलेंगे क्वेश्चन में, सीधा इंटीग्रेशन मिलेगा, जैसे इस तरह मिलेगा आपको, मैं लिख के दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, तो मैंने वैसे ही लिखा था एग्जांपल, ऐसे मिलेगा इंटीग्रेशन x की पावर 5 प्लस 1 इंटू में dx, बस ऐसे मिलेगा और बराबर आपने इसको सोल्व करना है ऐसे, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, इसको ऐसे लिखेंगे, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x की पावर 5 प्लस 1 इंटू में dx, ऐसे ये वाला i आ गया नोटेशन में। समझ आया केस, ठीक है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ वही बात, अभी मैंने कोई शुरू नहीं किया इंटीग्रेशन, अभी तो मैं आपको केवल इनकी नोटेशन, कैसे सिंबल बने, किस तरह आया, क्या क्या होता है, मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। अभी तो फार्मूले भी आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन अभी मैं इसका सोल्यूशन नहीं होता, अभी मैं इसको सोल्व भी नहीं कर रहा हूँ क्या आंसर आएगा, ना मैंने इसको सोल्व किया है क्या आंसर आएगा, मैंने सिर्फ अभी आपको बताया कि इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिंबल रहेगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। वो dx सबसे लास्ट में आएगा जो रहा लास्ट में मल्टीप्लाई में, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल और ये वाला dx आपस में मल्टीप्लाई में होने चाहिए। अगर सपोज आपने यहां से ये हटाया ब्रैकेट और यहां से ये हटाया ब्रैकेट और अब इसको शो कर दिया, तो ये इंटीग्रेशन और ये dx मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब ये गलत हो गया आपका। क्लियर है, शुरुआत इंटीग्रेशन से, खत्म dx पे, और बीच की ये दोनों पार्ट मल्टीप्लाई में। वो कैसे आएंगे, अभी तो ये इससे मल्टीप्लाई में है, ये इससे, ये दो टर्म्स हो गई, ये अलग और ये अलग, बट ऐसा नहीं होगा, तो क्या करना है आपने, ब्रैकेट लगाना है, इसलिए। समझ आया केस, यहां पे नहीं लगाया ब्रैकेट क्योंकि ये टर्म सिंगल है, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से, तो इस सब मल्टीप्लाई में। तो इंटीग्रेशन में ऐसे भी राइट नहीं करना है कि आप इसको कभी ऐसे कर दो इंटीग्रेशन dx और फिर यहाँ पे x की पावर 5 प्लस 1, नहीं, ऐसे भी आप राइट नहीं करेंगे इसको। क्लियर है, वो dx लास्ट में ही लिखा जाएगा। तो ये नोटेशन हुआ, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, तो ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना बताएंगे, पहले इनको आप समझाते हैं कैसे इनका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। तो चलिए वही टॉपिक देखिए कैसे करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। हम अभी जो क्वेश्चन सोल्व करा रहे थे, मैंने वही क्वेश्चन लिखा है, dy by dx इक्वल्स टू d over dx x की पावर 4। हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं पहले, तो मुझे पता है क्या डेरिवेटिव आएगा, पहले पावर आगे, ये होगा ना, पहले पावर आगे, फिर ये वैल्यू सेम, इनटू में चल रहा है, फिर पावर में एक लेस हो गया 3 इनटू, अब क्या बचा x, x का डेरिवेटिव, ये लो dx over dx, इस तरह हुआ ना। ये वैल्यू कट हो गई, तो क्या आंसर आया, 4x की पावर 3, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अभी बताया मैं डेरिवेटिव, अब बताओ इंटीग्रेशन, देखना ध्यान से, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x की पावर 4 इंटू dx, इसी करा रहा हूं, रूल बताऊंगा अभी, पहले इसी का कुछ क्या होगा इंटीग्रेशन। पावर क्या है, 4 है ना, हाँ, तो यहां पावर में एक कम हुआ, यहां पावर में एक बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो आंसर क्या आएगा, x की पावर 5, ठीक है। अब इसमें पहले पावर आगे आती है और मल्टीप्लाई में आती है, इसमें बाद में मतलब ये पावर, बाद में पावर नीचे आएगी डिवाइड में। समझ आया केस, तो डिवाइड में ये पावर आ गई 5, समझ आया केस यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने अभी रूल नहीं बताया है, सबसे समझाया है मैंने कि ये ऐसे होगा, पावर में एक बढ़ गया और फिर पावर में एक बढ़ गया और वही वैल्यू नीचे आ गई, ये इसका हो गया, यहां पे ये ऐसे हुआ था। अभी ये अधूरा है, समझाऊं क्या होगा। अब आ जाओ इधर इंटीग्रेशन में, हमारे पास पहला अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन होता है एक, सेकंड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड होता है लोगरिथमिक फंक्शन, 4 होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और फिफ्थ होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने स्टूडेंट्स ये 5 तरह के फंक्शन लिखे हैं जिनका मैं डेरिवेटिव पढ़ के आया हूं, यही पढ़े ना मैं पांचों के डेरिवेटिव, तो इन्हीं पांचों का इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। हम चलेंगे स्टेप टू स्टेप, पहला अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, मैं सीधे क्वेश्चन शुरू नहीं करा रहा हूं, मैं केवल आपको समझा रहा हूं बेसिक, क्वेश्चन तो अपने आप कर लोगे तो बेसिक आ जाएगा आपको जांच देगा। तो मैं आपको करा रहा हूं, पहला है अलजेब्रिक फंक्शन। क्या होता है अलजेब्रिक फंक्शन, इस सारे मुझे पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, साइन कोस आते हैं लोग वाले,
एक्सपोनेंशियल e की पावर वाले, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स कोस इनवर्स होता है ना। अलजेब्रिक जो सिंपल टर्म्स आती हैं x की, x स्क्वायर 2x प्लस 7 a b y c, ऐसी जो वैल्यू आती हैं वो सब कराती हैं अलजेब्रिक। ठीक है, इन वैल्यूज का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसी के मैं रूल बता रहा हूं आपके पहले पार्ट के अलजेब्रिक के, फिर इन सब के बताएंगे। ठीक है, तो पहला है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक का रूल होता है, फर्स्ट रूल है अलजेब्रिक का, क्लियर है। अब याद रखना अलजेब्रिक के मैं आपको 4-5 रूल कराऊंगा अलजेब्रिक के ही, सब कुछ हो जाएगा अपने आप। बस फिर आपको बता रहा हूं पहला रूल जो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है वो क्या है। देखो रूल है पहला कि अलजेब्रिक वैल्यू में अगर होल पावर आती है तो पहले आप होल पावर चेक करेंगे, होल पावर को छोड़ दो और जो अंदर बच गई टर्म्स वो लीनियर होनी चाहिए, तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ये पहला रूल कहता है अलजेब्रिक का, क्या कि होल पावर छोड़ के अंदर लीनियर वैल्यू होनी चाहिए, ये बात। ठीक है, देखो अब होगा कैसे बताऊंगा अभी। तो पहला है होल पावर छोड़ दो, वैल्यू अलजेब्रिक है, होल पावर छोड़ दो, मैंने छोड़ दी, दबा दी मैंने, क्या बचा x लीनियर है नहीं है, हाँ तो x लीनियर है, मतलब जो बच गई टर्म्स उसकी पावर 1 होनी चाहिए ना, तो x लीनियर है हमारे पास। ठीक है, हाँ तो होल पावर छोड़ दो, ये बच गई टर्म्स ये लीनियर है, तो क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा। क्या होगा इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड करो और वही डिवाइड में कर दो। ठीक है, सीधी पावर में एक ऐड करो और वही डिवाइड में कर दो, ये इस पावर का इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है। अब बचा क्या, जैसे यहां पे होता है हर पार्ट का डेरिवेटिव, ऐसे बचा क्या, बचा x, इस x का करना है डेरिवेटिव। समझ आई टर्म सब, पहले पावर का इंटीग्रेशन और अब जो पार्ट बच गया x, उस x का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ही 1 आएगा ना 1, तो वो क्या होगा 1/1, वो आपने डिवाइड में करना है। क्लियर है। बुक में देखोगे तो रूल कुछ अलग मिलेगा, और ये जो मैं बता रहा हूँ रूल, ये एक मेरा अलग रूल है, आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे करना बहुत आसान लगेगा आपको इंटीग्रेशन। तो ये पहला रूल लिखवाया मैंने यहाँ पे, हो गया ना। क्या बताया मैंने, होल पावर छोड़ के चेक करेंगे, लीनियर वैल्यू है तो पावर में एक ऐड करो और वही डिवाइड में कर दो। ठीक है, और फिर जो बच गई टर्म्स उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, तो 1/1 आंसर आ गया। और मैंने कहा था ये हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करा रहे हैं, तो लास्ट में आंसर आने के बाद आप +c लगाएंगे अपनी तरफ से, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसी पहले रूल पे क्वेश्चन कराता हूं कुछ। I इंटीग्रेशन 2x + 1 की पावर 5 इंटू में dx, इसका अगर इंटीग्रेशन, तो क्या है इंटीग्रेशन इसका, चेक करो। होल पावर छोड़ के, लीनियर है ना, होल पावर छोड़ के अंदर लीनियर होनी चाहिए, है लीनियर, मतलब पावर अंदर की 1 होनी चाहिए, है, तो क्या होगा पावर में एक ऐड, देन क्या आंसर आएगा 2x + 1 की पावर 6, एक ऐड हो गया और वही वैल्यू डिवाइड में कर दो, 6 हो गया ना। और अब बचे हुए पार्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना 2, वो 1/2 आ जाएगा, और लास्ट में +c आंसर हो गया। देखिए मैंने कितनी जल्दी क्या बता, हो गया ना। नेक्स्ट चले, I = इंटीग्रेशन 2x + 1 की पावर 2 हो गई और इंटू में हो गया dx। अब बताओ तो अब क्या होगा, वही केस है फिर से, 2x + 1 की पावर 3, पावर में एक ऐड हो गया, इंटू डिवाइड में 3 और 1/2 प्लस में c। 1/2 कैसे आया, ये अंदर के पार्ट का डेरिवेटिव हुआ है और वो मैंने डिवाइड में कर दिया 1/2 प्लस c। क्लियर है, ये हमारा पहला रूल है। ठीक है, इंटीग्रेशन का। अब जैसे डेरिवेटिव पे आ जाओ फिर से, क्योंकि हम दोनों साथ लेके चलेंगे तो आपको समझने में इजी रहेगा। जैसे डेरिवेटिव में होता है कि मैं इस टर्म्स का डेरिवेटिव करता हूं, dy/dx इक्वल्स टू इधर d/dx, और क्या लिखते हैं x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 का डेरिवेटिव कर रहा हूं। तो आप कैसे करते हो भाई, याद होगा हम दोनों को पहले अलग अलग करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, प्लस d/dx और यहाँ पे हो गया x की पावर 4। आप इसका अलग अलग करके अब सोल्व करोगे डेरिवेटिव, ये रूल होता है हमारे पास। ऐसे यहाँ पे इंटीग्रेशन में अगर ऐसे आ जाए दो टर्म्स मिक्स होकर, जैसे I = इंटीग्रेशन होल पावर I नहीं, जैसे ये हो गया 2x - 7 और ये ब्रैकेट में और इंटू में हो गया dx। ठीक है तक, अब होल पावर तो है ही नहीं इसके ऊपर, तो फिर कैसे करना है, तो पहले दोनों का अलग अलग,
होल पावर नहीं हो तो दोनों पार्टों को अलग अलग करके दो बनाओ साइन इंटीग्रेशन की, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2x इंटू डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन 7 इंटू डी एक्स होगा ना। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे दो किए, ऐसे यहाँ पे दो हो गए, ये और ये साथ चलेंगे, ये और ये अगले पार्ट फिर साथ आएंगे। क्लियर द केस। अब एक और स्टेप ये छोड़ दो, नेक्स्ट चलते हैं डेरिवेटिव में। फिर से मैंने एक क्वेश्चन लिखा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे हो गया डी ओवर डी एक्स और 7x स्क्वायर हो गया। मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या होता है डेरिवेटिव में, पहले कोफिशिएंट आगे 7 आगे, ये नहीं कि हमें तो पता है सर इसका 14x होगा, पता है तो सबको ही पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बेसिक क्या होता है इसका। बेसिक में क्या होता है 7 आगे आएगा पहले फर्स्ट टर्म में इसके, हाँ तो 7 इंटू में डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कोफिशिएंट अगर है तो कोई वो सीधा आगे आता है, तो यहाँ भी क्या कोफिशिएंट के आगे मल्टीप्लाई में 2 आगे 2 इंटीग्रेशन x इंटू में dx हो गया तक। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ कितना कोफिशिएंट है 7 माइनस 7 इंटीग्रेशन में dx, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये भी कोफिशिएंट होता है बाहर आ जाएगा। फिर आ जाओ अब इधर डेरिवेटिव में क्या होता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, मान लो d ओवर डी एक्स और यहाँ पे 7 है, तो क्या आंसर आएगा भाई इसका 0, क्योंकि वहां पे कोई x नहीं है, कांस्टेंट टर्म का 0। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का 0 नहीं होता है, उल्टा होता है मैंने कहा, हाँ तो 0 नहीं होता है। तो क्या होगा, मैंने कहा इंटीग्रेशन और dx मतलब d मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का i सिंबल ही, तो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, ये ऑपोजिट होते हैं। और जो वैल्यू ऑपोजिट होती है एक एज ए मल्टीप्लाई चलती है, एक एज ए डिवाइड चलती है, तो दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, तो इसका सीधा आंसर इस वाले पार्ट जिसमें कोई x नहीं है अंदर देखो और कुछ भी नहीं है, तो सीधा इसका आंसर x आता है, इसका तो x आएगा और पहले इसका आ जाओ 2 इंटू, हाँ यहाँ बोलो। अब x की पावर कितनी है 1, ये तो खाली लीनियर है वैसे ही, सीधा पावर में ऐड करो तो कितना आएगा x की पावर 2/2 हो गया। और अब इस x का डेरिवेटिव 1/1, ये पहले पावर का हुआ है, इसकी पावर 1 थी ना, 1 की पावर में ऐड हुआ, नीचे डिवाइड में 2 आ गया। अब इस x का डेरिवेटिव 1, वो 1/1 आएगा, माइनस में 7 और ये हो जाएगा इंटू में x। ध्यान रखना इसका इंटीग्रेशन होके x आएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे 0 नहीं होना है, जो टर्म है कांस्टेंट उसके साथ x मल्टीप्लाई में अपने आप हो जाता है। क्लियर है। और डेरिवेटिव में जो कांस्टेंट टर्म है उसका सीधा 0 हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक से अलग अलग रूल इनके बता रहा हूं आपको कि प्लस माइनस टर्म रहे तो अलग अलग कर सकता हूं इंटीग्रेशन को। कोफिशिएंट है सीधा बाहर ले ले, कांस्टेंट टर्म है तो साथ में मल्टीप्लाई में x कर दो उसके, उसका इंटीग्रेशन हो गया सीधा, ठीक है। और इंटीग्रेशन एक बार में ही सोल्व हो जाता है कंप्लीट, ये नहीं कि यहाँ मैंने थोड़ा सोल्व कर दिया और फिर आगे सिंबल लगा दिया, नहीं। जब सोल्व होगा इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा और dx हट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा और सोल्व हो गया। प्लस लास्ट में c, क्योंकि पूरा नहीं हुआ अभी आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया केस। अब प्लस c क्यों आता है, अब आपको वो समझाता हूं मैं। ये इसका पहला रूल था, आई होप पहला रूल आपको समझ में आया होगा, अलजेब्रिक का होल पावर छोड़ के अंदर लीनियर वैल्यू होनी चाहिए, तो उसका ये इंटीग्रेशन का रूल होता है। क्लियर है। अब बताता हूं कि उसमें प्लस c क्यों आता है। देखो हर चीज का रीजन होता है, ये नहीं कि यूं ही लगा दिया प्लस, देखना क्यों आता है। देखिए स्टूडेंट्स प्लस सी क्यों आता है, जैसे मैं लिखा y इक्वल टू, और मैं देखना अब डेरिवेटिव करता हूं किस टर्म्स का, मैंने कह दिया मैं x की पावर 4 का डेरिवेटिव कर रहा हूं, ठीक है। डेरिवेटिव तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, मुझे याद है 4x की पावर 3 आएगा ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये कहा था कि जब मैं नहीं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मैंने ये प्रूव नहीं किया ना, मैं ये प्रूव करता हूं कि ऑपोजिट कैसे होते हैं। देखो तो इस टर्म्स का मैंने डेरिवेटिव किया तो ये आंसर आया। अब अगर मैं इस आंसर का इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास ये आंसर आना चाहिए ना, ठीक हो ना। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, देखो नाउ i इक्वल्स टू, सिंबल होती है नोटेशन इनकी 4x की पावर 3 इंटू में dx। लगाया सिंबल, पहले क्या होगा 4 बाहर, ये लो 4 बाहर,
यहाँ पे कितना x की पावर 3 इंटू में dx। अब क्या होगा, पावर छोड़ दो और x चेक करो लीनियर है या नहीं, x तो लीनियर होता है, x 3 छोड़ के तो कितना होगा, पावर में एक ऐड होगा, 4 साथ रहेगा, ये हट गया ये हट गया, यहाँ पे x की पावर 4 ओवर 4 हो गया। अब इस x का डेरिवेटिव 1/1 आ गया, 4 से 4 कट गया। क्या आंसर है स्टूडेंट्स, ये है ना, प्लस ही नहीं लगाया मैंने, चेक करो दोनों आंसर सेम है या नहीं, अभी सेम है ना। इसका डेरिवेटिव किया तो ये आया, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो ये आंसर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए ना। अब मैं टर्म्स को देखो बढ़ाता हूं, देखना ध्यान से। अब मैंने कहा y इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 7 का कर रहा हूं डेरिवेटिव, तो क्या आएगा बताओ, ये है कुछ और आएगा, यही आएगा ना, मतलब यही डेरिवेटिव आया, इसका डेरिवेटिव ये तो सामने 0 हो गया, ये डेरिवेटिव आया, और अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो ये आंसर आना चाहिए पूरा कंप्लीट, आना चाहिए ना आंसर, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो मैंने इसका इंटीग्रेशन किया और यहां पे ये आंसर आ गया, बट यहां तो आंसर x की पावर 4 प्लस 7 था, तो क्या आना चाहिए था, x की पावर 4 प्लस 7 आना चाहिए था, प्लस 7 तो नहीं आया मेरा इंटीग्रेशन में। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि उस 7 का डेरिवेटिव यहां पे 0 हो गया, और जो टर्म्स खत्म ही हो गए मैं उसका क्या करूंगा, वो मैं वापस कैसे लेके आऊंगा वो टर्म्स, तो उसके लिए एक अलग से कांस्टेंट c लगाया जाता है कि भाई ये टर्म्स कुछ भी हो सकती है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए प्लस c और प्लस c किया जाता है। अब इस c की वैल्यू अगर मैं ये क्वेश्चन लूं तो 7 हो गई, c भी यानी कांस्टेंट, कोई वैल्यू c हमारे पास। समझ आया होगा अब तो कि हम c क्यों लगाते हैं क्वेश्चन में, क्लियर है। तो ये हमारे पास इनके रूल होते हैं इस तरह, ये तो मैंने आपको सब बेसिक बता दिया इसका। अब केवल इंटीग्रेशन के रूल चलेंगे। रूल में मैं पहला डिफाइन कर रहा था एल्जेब्रिक में, एल्जेब्रिक में हमारे पास 5 रूल आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक के मैंने पहला बताया होल पावर छोड़ के लीनियर। सेकंड आ जाओ, सेकंड होता है, देखो पहले एक पार्ट देखें, बताऊंगा सेकंड रूल बाद में। y इक्वल टू log x, मैं पूछूं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो बताएं डेरिवेटिव क्या होगा, तो डेरिवेटिव होगा 1/x, सही है ना। दूसरा, अब मैं इस 1/x का इंटीग्रेशन करूं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही तो होते हैं, हाँ, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx, तो सीधा आंसर आएगा log x और प्लस में c, ये हुआ ना 1/x का इंटीग्रेशन log x, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट हो गया, तो ये ऐसे रूल आ गया ये वाला। तो हमें सेकंड रूल मिला, क्या मिला सेकंड रूल, कि डिवाइड में लीनियर वैल्यू हो जाए, अलजेब्रिक वैल्यू हो और वो डिवाइड में ऊपर 1 हो, 1 2 3 मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो ऊपर, और डिवाइड में केवल लीनियर वैल्यू हो, केवल डिवाइड में लीनियर, तो सीधा उसका log में आंसर आता है। अब वो भी देखना क्या प्रॉब्लम आई, जैसे मैंने अब सेकंड क्वेश्चन लिया कि y इक्वल टू log माइनस एक्स, और अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो क्या आएगा 1/-x, तो log का हो गया, और अब -x का हो गया -1, तो क्या आंसर आया 1/x, यही हुआ ना। और अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो log x आंसर आएगा, आना चाहिए था, इसका करूंगा तो ये आना चाहिए था इंटीग्रेशन, सॉरी हाँ इंटीग्रेशन इसका, और इसका किया तो मैंने ये आ रहा था, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई कि इसका करूंगा तो ये आना चाहिए, बट इसका करूंगा तो ये आएगा, मेरे को पता है प्लस का आएगा, आ रहा है माइनस का, तो इसलिए इसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो उसमें क्या किया गया कि 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके साथ आप मॉडुलस लगा दोगे, अब ये किसी का भी हो सकता है, प्लस का भी और माइनस का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप 1/x देखें, मतलब डिवाइड में लीनियर वैल्यू देखें, तो उसका इंटीग्रेशन log में आता है, डिवाइड में लीनियर वैल्यू तो उसका इंटीग्रेशन log में, log मोड ऑफ दिस, और वो वैल्यू मोड में आ जाती है कंप्लीट, ठीक है। तो वही आई मोड में log मोड ऑफ x प्लस c, ये तो चलता है कांस्टेंट हुआ, ये सेकंड रूल है। अब इस पे क्वेश्चन कराऊं, देखो जैसे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 1 इंटू में dx, अब आएगा चलो देखो, तो मैंने क्या देखा, ऊपर कुछ भी नहीं, डिवाइड में लीनियर, तो सीधा आंसर किस में आएगा log में, log मोड ऑफ 2x प्लस 1 हो गया। अब क्या बचा, अब बचा ये वाला पार्ट कंप्लीट, दिख रहा है, वो तो पहले डिवाइड की तरह का हुआ था इंटीग्रेशन, अब बचा क्या, नीचे की वैल्यू कंप्लीट। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस 1 का 2,
वही टर्म्स है। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2, उसको आप डिवाइड में करेंगे 1/2 हो गया, और प्लस में c। वो यहां भी होता x का डेरिवेटिव 1 आएगा, वो 1/1 तो वैसे मत लिखो, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चले अब। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2 - 5x इंटू में dx है। अब कैसे करेंगे, सीधा लोग में, लोग 2 - 5x, क्यों? क्योंकि डिवाइड में लीनियर वैल्यू है कंप्लीट, ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये हो गया log 2 - 5x और इनटू में 1/-5 प्लस में c, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा -5 आएगा, 1/-5 प्लस c, आंसर हो गया। कई अब हमारे माइंड में इस तरह की बातें चल रही हैं कि सर आप तो ये आसान आसान से क्वेश्चन करा रहे हो। अगर ऐसे होता इंटीग्रेशन 1/2 - 5x² इंटू में dx होता सर, अब बताओ अब कैसे करते, आपके माइंड में आ रहा होगा। तो मैं आपको वही कहने जा रहा हूं, वेट करें आगे की वीडियोस का, और जब हम लास्ट में खत्म कर दें इंटीग्रेशन तब बताना, तब आपके माइंड में कैसा क्वेश्चन आता है, और अगर उसका सॉल्यूशन नहीं हो तब कहना। क्लियर स्टूडेंट्स? तब तक वेट करें, जो बता रहा हूं केवल उस पार्ट पे ध्यान दें। ये नहीं कि आप सोचोगे इसका कैसे होगा, आएगा, इसका भी हर टर्म्स का आएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि टर्म्स कोई भी नहीं बचने वाली है, हर टर्म्स का इंटीग्रेशन आएगा। लेकिन अभी आपको जो बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चलते रहे हम। तो मैंने ये टर्म्स बताइए पहले कि पहले जो फॉर्मूला था वो ये था, होल पावर छोड़ के लीनियर वैल्यू है अंदर, तो पावर में एक ऐड और बचे हुए पार्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, दूसरा था डिवाइड में अगर लीनियर वैल्यू है सीधा लॉग में आंसर आता है। इस तरह हमारे पास 2 पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया है अलजेब्रिक में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखता हूं और उस पर देखो आप कैसे होगा। जैसे I इक्वल टू इंटीग्रेशन x² प्लस 1/x प्लस में 5 और इंटू में dx, मैंने कहा इसका करो इंटीग्रेशन, तो अलग अलग होके होगा सबका, है ना। तो पहले इसका करता हूं x² का, पावर छोड़ दो, अंदर लीनियर हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, पहले x की पावर 3/3, फिर इस x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस में 1/x का इंटीग्रेशन log x, क्योंकि डिवाइड में क्या है, और log में साथ में मॉडुलस आएगा क्योंकि डिवाइड में लीनियर वैल्यू है। ठीक है, फिर इस x का 1/1 लिख दो, आगे लिखो तो आगे, फिर +5 का, तो 0 नहीं होगा, +5 तो सेम लिखना ही है सीधा शॉर्ट में, और साथ में x हो गया अपनी तरफ। जैसे यहाँ पे हुआ था, मैंने लिखा होगा अभी 7 का लिखा था ना, वो पीछे करवा दिया मैंने, इसमें करवाया था ना कि 7 कितना आया था, 7 इंटू x आया था, सेम 5 सेम रहेगा, 5 का डेरिवेटिव, जो 5 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, डेरिवेटिव 0 होता है 5, और इंटू में कितना आ गया x, और प्लस में अब लास्ट अपनी तरफ से कितना हो गया c, ये आंसर हुआ। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का बेसिक होता है। ठीक है, इसके 2 रूल मैंने डिफाइन कर दिए, एक क्वेश्चन डिफाइन कर दिए। नेक्स्ट एक रूल और देखिए इसका। चलिए स्टूडेंट्स, इसका हम नेक्स्ट रूल जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में ही डिफाइन कर देंगे, काफी लंबा हो गया। अगर आप इसको पढ़ोगे तो पहले 2 रूल को ही आपको समझने में टाइम लगेगा, तो पहले तो आप आज इसका बेसिक लर्न करना, नेक्स्ट के अंदर तो हम आपको लगभग सारे रूल ही डिफाइन करके दे देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट में करते हैं।